एक रामपुर नाम के गांव में रोहन और मीना नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे बहुत ही धनवान थे। उनके दो बच्चे थे, सूरज और सुरभि। वह दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थे। रोहन के घर पर शांताबाई नाम की औरत काम किया करती थी। वह दिन भर रोहन के यहाँ काम करके अपने पोता और पोती की देखभाल किया करती थी। शांताबाई के बेटे और बहू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाने के कारण पोता राजू और पोती रानी की जिम्मेदारियां शांताबाई पर आ गई थी। शांताबाई की झोपड़ी रोहन के हवेली के पास में ही थी, इसीलिए शांताबाई अपने घर के काम करके रोहन के घर जल्दी जाया करती थी। शांताबाई के पोते और रोहन के बच्चे एक ही उम्र के होने के कारण वह मिलजुल कर खेलते थे। एक दिन रोहन कंपनी में जा रहा था, तभी मीना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। बच्चों, पापा को बाय बोलो। बाय पापा। बाय पापा। बाय बाय। ऐसा कहकर सूरज और सुरभि खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। दोनों बच्चे बाहर जाकर राजू और रानी के साथ खेलने लगे। तभी रोहन अपने कार से ऑफिस के लिए निकलता है तो देखता है कि सूरज और सुरभि नौकरानी के पोतों के साथ खेल रहे हैं। ये देख, इन दोनों को घर आकर समझाना ही पड़ेगा। किसी भी गवार लोगों के साथ खेलते हैं। ऐसा कहकर रोहन गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी चारों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। कुछ समय बाद स्कूल का टाइम हो जाने के कारण सूरज और सुरभि घर में चले जाते हैं और राजू रानी भी सरकारी स्कूल में जाने की तैयारी करते हैं। तभी रानी राजू से, भैया, सुरभि के पास कितने अच्छे स्कूल के कपड़े हैं और हमारे पास पिछले साल के कपड़े हैं। रानी, अभी हमें स्कूल में जाना और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। कपड़े कभी भी लिए जा सकते हैं और हमारी दादी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है देखो, तो हमें उनके लिए अच्छी पढ़ाई करनी होगी, समझी? हाँ भैया। ऐसा कहकर राजू और रानी स्कूल में चले जाते हैं। शाम के समय हवेली में रोहन अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है और उनसे, देखो बच्चों, हमारा घर कितना बड़ा है और तुम्हें जो चाहिए वो सारे खिलौने भी हमारे घर में हैं। हाँ पिताजी, हमारे घर में बहुत सारे खिलौने हैं। तो फिर तुम दोनों उस नौकरानी के बच्चों के साथ क्यों खेलते हो? पापा, राजू और रानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम उनके साथ खेलते हैं। हाँ पापा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। सूरज, सुरभि, आइंदा तुम उन भिखारियों के साथ अगर खेलते हुए दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जाओ, अब पढ़ाई करो। दोनों बच्चे रोते हुए अपनी माँ के पास गए। तभी मीना बच्चों से, अरे बच्चों, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? माँ, पिताजी ने हमें डांटा। पिताजी ने तुम्हें क्यों डांटा? क्या हुआ? हमें राजू और रानी के साथ खेलने के लिए पिताजी ने मना कर दिया है माँ। अच्छा, तो इसलिए तुम दोनों रो रहे हो? हाँ माँ। सूरज, सुरभि, तुम्हें पता है अगले हफ्ते रक्षाबंधन है। तुम्हारे पिताजी इस साल तुम्हें बहुत अच्छे तोहफे देने वाले हैं, इसीलिए वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो। सच में माँ, मुझे भैया से बड़ा सा टेडी बियर चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें इस साल बहुत बड़ा टेडी बियर दूंगा। घर में कितने सारे खिलौने हैं, मगर तुम दोनों का तो जी ही नहीं भरता। अब जाओ, दोनों बाहर खेल कर आओ, फिर पढ़ाई भी करनी है ना। हाँ माँ। ऐसा कहकर सूरज और सुरभि बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ राजू और रानी दोनों खेल रहे थे। उन्हें देख सूरज राजू से, राजू, मेरे पिताजी इस साल हम दोनों को ढेर सारे खिलौने लेकर देने वाले हैं और नए नए कपड़े भी लाने वाले हैं। अच्छा, तुम जानते हो, मैं इस साल रक्षाबंधन के दिन मेरे भाई को सोने की राखी बांधने वाली हूँ और मेरे भैया वो मुझे कीमती खिलौने देने वाले हैं। सोने की राखी कितनी अच्छी होगी ना? हाँ, बहुत अच्छी होगी। चलो हम खेलते हैं। ऐसा कहकर चारों बच्चे खेलने लगे। शाम के समय शांताबाई अपने घर के काम कर रही थी। तभी बच्चे उनके पास जाकर सुरभि ने जो कुछ भी बताया था वह सब कुछ उनको बताते हैं। दादी, रक्षाबंधन का त्योहार हमें भी बहुत बड़े धूमधाम से मनाना होगा, हमें भी पैसे दो ना। तभी बूढ़ी दादी अपने बच्चों से, देखो बच्चों, राखी का मतलब ये नहीं है कि हमने कितने पैसे खर्च किए। जरूरी ये है कि भाई बहन की रक्षा करता है और बहन भाई से कितना प्यार करती है, समझे? हाँ दादी। ऐसा कहकर बच्चे पढ़ाई करने के लिए चले गए। राखी का त्योहार आया। रोहन का घर रोशनाई से चमक उठा। उसके घर पर सुरभि और सूरज
दोनों हॉल में बैठे थे। तभी मीणा ने एक थाली में पूजा का सारा सामान निकालकर उसमें सोने की राखी रख के वह थाली सुरभि के हाथों में दे दी। रोहन ने पैसों से भरी थाली सूरज के हाथों में दे दी। तभी सुरभि ने सूरज को तिलक लगाया और उसके हाथ में सोने की राखी बांध दी। आगे रखे मिठाई के डब्बों में से कुछ मिठाई निकालकर उसे खिलाई। तभी सूरज ने पैसों से भरी हुई थाली सुरभि के हाथों में दे दी। सुरभि वह थाली देखकर बहुत खुश हो गई। मीना ने उस थाली में से सोने का हार निकालकर सुरभि के गले में पहनाया। दूसरी ओर रानी ने कागज और रेशम के धागे लेकर राखी अपने भाई के लिए बनाई और राजू ने अच्छे से मिट्टी के खिलौने बनाए जैसे रानी को पसंद थे। थोड़ी ही देर बाद रानी ने राजू को राखी बांधी और राजू ने रानी को मिट्टी के अच्छे अच्छे खिलौने दिए। वह देखकर रानी बहुत खुश हो गई और राजू से, भैया ये गुड़िया तो बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। रानी, तुम्हारी राखी भी मुझे बहुत पसंद आई। उस दिन शाम को चारों बच्चे आंख में चोली खेल रहे थे। तभी सूरज ने सुरभि के आंखों पर पट्टी बांधी और वह खेलने लगे। तीनों बच्चे सुरभि को घेर कर खड़े थे। तभी रानी को सुरभि के पैर के पीछे एक सांप दिखाई दिया और रानी, बाप रे भैया, सांप। सुरभि की आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सूरज, वो तो डर के मारे घर के अंदर भाग गया। इसके पहले कि सांप सुरभि को डसता, राजू भागकर जाकर एक लकड़ी लेकर आया और उसका मुंह दबोचा। तभी रानी ने सुरभि का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके आंखों पर से पट्टी निकाल दी। राजू ने उस लकड़ी पर सांप पकड़कर उसे दूर जाकर फेंका। तभी घर से रोहन और मीना बच्चों का शोर सुनकर बाहर आए। देखा तो राजू ने सांप को दूर फेंका था। यह देखकर रोहन को अपने गलती का एहसास हो गया और रोहन राजू से, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने ही सूरज और सुरभि से कहा था कि तुम्हारे साथ ना खेले और तुमने ही मेरे बेटी की जान बचाई। साहब, सुरभि भी तो मेरी बहन है। मेरी दादी ने कहा था कि रक्षाबंधन का मतलब है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, इसलिए मैंने इतना साहस किया। मैं मेरी बहन की हमेशा रक्षा करूंगा। राजू की बातें सुनकर रोहन अपने विचारों से शर्मिंदा हो गया और मीना ने बच्चों से, बेटे तुम्हारी दादी ने सच कहा था, चलो अंदर आओ, सुरभि तुम्हें राखी बांधेगी, आओ। ऐसा कहकर वो सब घर के अंदर चले गए और सुरभि ने राजू को राखी बांधी। तभी राजू ने सुरभि से, सुरभि, मैंने रानी के साथ साथ तुम्हारे लिए भी मिट्टी के खिलौने बनाए थे। ऐसा कहकर राजू ने सुरभि को मिट्टी के खिलौने दिए। तभी रानी सूरज से, सूरज भैया, मैंने भी आपके लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। रानी ने ऐसा कहकर सूरज के हाथों में राखी बांध दी और रोहन घर के अंदर जाकर एक थाली में कुछ पैसे और कुछ सोने के सिक्के डालकर लाया। वह थाली रानी को देते हुए, बेटी, ये सूरज की ओर से तुम्हारे लिए। तुम दोनों ने आज मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए कितना भी करूं कम है, इसलिए मना मत करना बेटा। थैंक यू चाचा जी। ऐसा कहकर राजू और रानी रोहन और मीना के पैर छूते हैं और थोड़ी ही देर बाद अपने घर चले जाते हैं। अब वह चारों एक साथ खुशी खुशी खेलते थे और अपना जीवन मजे से व्यतीत किया करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपने विचार अच्छे रखो और दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करो। विजापुर नाम के गांव में सुधा नाम की औरत रहा करती थी। उसको 2 बेटे थे, आनंद और सुमित। सुधा बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। घर में हमेशा उसी की चला करती थी। अगर घर में कोई उसकी बात टालता तो सुधा काली का रूप धारण कर लेती थी। कुछ दिनों बाद आनंद ने सिया नाम की लड़की से शादी कर ली। वो गरीब घर की होने के कारण अपने साथ कोई भी दहेज नहीं लेकर आई थी, इसीलिए सुधा ने उसे बिन तनख्वाह के नौकरानी बना लिया था। सुधा सिया से घर के सारे काम करवाती थी, उसे ठीक से खाना भी नहीं खाने देती थी। एक दिन सिया खाना खा रही थी, तभी सुधा वहाँ आकर, बहू, चुपके से खाना खा रही हो? नहीं माँ जी, जो भी बनाया है उसमें से ही मैं खाना खा रही हूँ। अरे तुम मायके से लाई क्या हो कि यहाँ हम तुम्हें दावत दें? हाँ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। हाँ, बहू कम नौकरानी हो तुम।
समझी? ऐसा कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। तभी सुधा को सुमित दिखाई देता है। सुधा सुमित से, बेटे सुमित, तुम तो ऐसी कलमुही को घर मत लाना। मैं तुम्हारी शादी एक अमीर लड़की से कर दूंगी, ठीक है ना? अरे माँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे मत बताओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। यह सब बातें सिया सुन लेती है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर भी सिया चुपचाप से काम किया करती थी। सुधा के कहे अनुसार सुमित की शादी धनवान सेठ की लड़की प्रिया से कर दी गई। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उस शादी में कपड़े, गहने, घर की वस्तुएं तथा सोने भी दहेज में मिला था। प्रिया घर में आकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी सासू माँ से, हमारे घर में नौकर नहीं है क्या? मुझे तो कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा। बहू, इस घर में हम दोनों ही काम करती है, नौकर मैंने ही नहीं रखा। मुझे मेरे काम करने के लिए 2 नौकर चाहिए सासू माँ। तुम्हें नौकर क्यों चाहिए बहू? तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लेना, हम तुम्हें ला कर देंगे। फालतू नौकरों पे पैसे क्यों खर्च करना? मुझे सुबह उठते ही बेटी लगती है। सब कुछ मुझे मेरे कमरे में चाहिए, और मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं मंगवा लूंगी, नहीं तो आवाज़ दे दूंगी। मैंने कौन सी भी चीज़ मांगी और वो 10 मिनट के पहले मेरे पास नहीं आई तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लिया करो बहू, हम दोनों तुम्हें सब कुछ ला कर देंगे। ठीक है माँ जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ बहू, तुम जाओ आराम करो। ऐसा कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और ये सब सुन सुधा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुरंत ही अपने आप को संभालकर सुधा सिया से, देखा, इसे कहते हैं रईसी, और तुम हो कलमुही जो हमेशा मुंह उठाकर चली आती हो। प्रिया ने जो भी बताया है सब याद रखना, और उसने जो भी मांगा वो देना। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो देख लेना। जी माँ जी। ऐसा कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और अपने काम करके सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही प्रिया आवाज देती है, अरे सासू माँ, कॉफी लाओ जल्दी। प्रिया की आवाज सुनकर सिया जल्दी से कॉफी बनाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। प्रिया की सेवा करने में ही सिया का पूरा दिन निकल गया और घर का काम जैसे के तैसे ही रह गया। अब सारा काम पड़ा देख सुधा मन में, आज इस सिया की बच्ची को तो मैं कुछ काम भी नहीं बोल सकती। वो आज पूरा दिन छोटी बहू के काम कर रही है। चलो मैं ही घर के काम कर लेती हूँ। सुधा ने उस दिन सारे काम खुद ही कर लिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन सभी काम उसने अकेले ही कर लिए। काम करने की आदत न रहने के कारण उसके हाथों और पैरों में दर्द होने लगा था। सुधा थकने की वजह से सोफे पर बैठकर आंखें बंद करने लगी। तभी छोटी बहू प्रिया अपने हाथों में पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आती है और वहां आकर सुधा से, माँ जी, मैं क्लब में किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ और मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, बाय। ऐसा कहकर प्रिया क्लब में चली गई। यह सिलसिला हर रोज का होने लगा। सिया दिन भर प्रिया की सेवा करते करते थक जाती थी और सुधा वो घर के काम करते करते थक जाया करती थी, और प्रिया वो अपनी सहेलियों के साथ हर रोज किटी पार्टी करने चली जाया करती थी। घर के काम करके अब सुधा बहुत थक गई थी, और तो और उसमें प्रिया हर रोज पैसे किटी पार्टी में खर्च किया करती थी। ये देख सुधा अपने बेटे सुमित से, सुमित, जरा इधर तो आना। हाँ माँ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, आओ यहाँ बैठो। क्या बात है माँ? अरे बेटा, प्रिया हर रोज किटी पार्टी में जाकर पैसे खर्च करती है। मैं और सिया काम करके थक जाते हैं। तुम ही प्रिया को कुछ समझाओ ना। माँ, तुम्ही ने तो उसे सर पे चढ़ा के रखा था कि धनवान की लड़की है, उसने जो कुछ मांगा वो तुमने उसे दिया, और तो और बेचारी भाभी को भी उसकी सेवा में लगा दिया। अगर मैंने उसे अभी कुछ कहा तो वो बोलेगी मैंने ढेर सारा दहेज देकर तुम्हें खरीदा है। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता माँ, आप औरतें आपस में संभाल लो। ऐसा कहकर सुमित वहां से चला जाता है। यह सुन सुधा चुप हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधा का फोन कंटिन्यू बजने लगा। तभी सुधा ने फोन उठाकर, हेलो। क्या आप घर में काम करती है? सुधा ने गुस्से से अपना फोन कट किया। तभी उसका फोन फिर से बजा। सुधा ने फोन उठाया, हेलो। आपको फिश करी बनानी आती है क्या?
आप कौन हो? और मैं काम वाली नहीं हूँ, समझी? मुझे फेसबुक पर आपका नंबर दिखा, इसीलिए मैंने कॉल किया। तुम्हें किसने दिया मेरा नंबर? हाँ, प्रिया मैडम ने हमें ये नंबर दिया है। तुम फोन रखो, मैं किसी के यहाँ काम नहीं करती। तभी गुस्से में सुधा प्रिया से, प्रिया, प्रिया, कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी, आपने आवाज दी? बहू, मेरे मोबाइल पर सुबह से अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं। और काम करती हो क्या? फिश बनाती हो क्या? ऐसे कुछ वो औरतें बोल रही थी। मैंने उनसे पूछा तो तुमने ही मेरा नंबर दिया उन औरतों को, ऐसा वो बोल रही थी। अरे हाँ माँ जी, मैंने ही आपकी पोस्ट फेसबुक पर डाली थी, किसी को इतनी काम करने वाली अच्छी सास चाहिए तो कॉल करे, और लोगों ने आपके नंबर पर कॉल करके पूछा होगा, है ना माँ जी? वैसे भी मुझे क्लब के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने आपकी पोस्ट दे दी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझी? और मैं काम वाली नहीं हूँ। माँ जी, इस पोस्ट से हमें बहुत पैसे मिलेंगे, और जो भी कस्टमर हमें अच्छे पैसे देंगे उससे हमें डील फाइनल करनी है। बहू, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? अपनी सास को बेचोगी क्या? अरे माँ जी, मैं हस्बैंड फॉर सेल भी लगाने वाली हूँ, जो भी अच्छी डील होगी उसका हमें ही तो फायदा मिलेगा, और आप जैसी दयालु सास किसी को कहाँ मिलेगी। मैं कहीं नहीं जा रही, और तुम तुम्हारा देखो और मैं मेरा देखती हूँ, समझी? ऐसा कहकर सुधा रसोई घर में चली जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। किचन में सिया वहाँ खाना पका रही थी। ये देख सुधा सिया से, सिया बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हमेशा तुम्हें मैं तुम्हारी गरीबी की वजह से ताने मारते रही, और प्रिया बहू धनवान है, इसीलिए उसे हमेशा सर पे चढ़ा के रखा। वो कहती है कि वो अपने पति को और मुझे भी बेचेगी। मैंने तुम्हें जो सताया उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है माँ जी? बहू, तुम्हारा मन कितना अच्छा है, तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। हाँ माँ जी। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है, और प्रिया अपनी सास से, माँ जी, आप में बदलाव आया इसलिए तो हम सबने मिलकर ये नाटक किया। आप हमेशा दीदी गरीब घर की लड़की है ऐसा कहकर उनका अपमान करती रही है। ये सुन दीदी बहुत दुखी हुआ करती थी। आपको इसका एहसास हो इसीलिए हमने ऐसा किया। वास्तव में मैं हर रोज़ किटी पार्टी के लिए नहीं जाती थी, मैं काम करने हर रोज़ ऑफिस जाया करती थी। आज से मैं अपनी बहुओं को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। यहाँ आओ बहू। ऐसा कहकर दोनों बहुएं सुधा के गले लग जाती है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।